हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम जानने वाले हैं कि एबॉर्शन जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं और ये एबॉर्शन कौन से मंथ में कौन सा एबॉर्शन हमें करना चाहिए या फिर सेफ़ हो सकता है हमारे लिए, तो यही हम आज जानने वाले हैं। एबॉर्शन के बाद क्या क्या आपको केयर करनी चाहिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो टाइप्स ऑफ एबॉर्शन आज हम देखेंगे और एबॉर्शन की मेथड जानेंगे हम कि किस तरीके से कौन सा एबॉर्शन करवाया जाता है या फिर एबॉर्शन में कितना रिस्क होता है, ताकि आप अच्छे से जान सकें कि केयर कैसे करनी है आपको और कितना रिस्क है किस तरीके के एबॉर्शन में। तो आइए चलिए हम मेथड जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाने वाला एबॉर्शन है उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहा जाता है, यानी कि इस एबॉर्शन का जो अभी तक का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। पहले 3 जो महीने होते हैं, इस 3 महीने में ही ये एबॉर्शन होता है, क्योंकि ये अपने आप ही हो जाता है क्योंकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है या फिर हार्ट रेट की प्रॉब्लम आती है या फिर फीटल सैक जो होती है वो तो दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो कुछ भी दिखाई नहीं देती। तो ऐसे ये 3 मैंने जो रीज़न्स बताए ये ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाने वाले, बाकी काफ़ी आपके बॉडी के हिसाब से काफ़ी आपके अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके चलते ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है। तो सेकंड वाला होता है, इसके बाद सेकंड वाला होता है मेडिकल एबॉर्शन। अगर आपने मेडिसिन कोई ली है या फिर आपने डॉक्टर्स के द्वारा मेडिसिन एबॉर्शन करवाया है, तो आपके लिए काफ़ी ये सेफ़ रहेगा कि ये जो एबॉर्शन है मेडिकल एबॉर्शन ये आप अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के ही करवाए। घर पे बिल्कुल भी नहीं करवाना है आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी आपका हो सकता है। आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्योंकि आपको टीटी या फिर एंटीडी के इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आगे चल के, या फिर जब आपका एबॉर्शन होता है उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो इसी के चलते आपको ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको अंडर ऑब्जर्वेशन में ही एबॉर्शन करवाना चाहिए, चाहे मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हो। सर्जिकल तो हॉस्पिटल में ही होगा आपका, लेकिन काफ़ी ऐसे कपल्स देखे हैं मैंने, काफ़ी ऐसे कपल्स होते हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह लिए घर पे ही मेडिसिन ला लेते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे मेडिकल्स पर अवेलेबल होता है ये मेडिसिन एबॉर्शन के लिए। तो ये टैबलेट्स आप खुद से ही ले लेते हो और बाद में जाके आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें ब्लीडिंग का भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग आपको 1 हफ्ते तक हो सकता है। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि आपके बॉडी में किस तरीके का चेंजेस होता है। लेकिन इस एबॉर्शन के पहले आपको आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी आपको चेक करना ज़रूरी है, और एबॉर्शन कंप्लीट हो जाने के के बाद भी आपको हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है, ताकि आपका हीमोग्लोबिन कहीं कम ज़्यादा हो गया तो आप एनीमिया के शिकार भी हो सकते हैं। तो ये हो गया मेडिकल एबॉर्शन। तो मेडिकल एबॉर्शन सेफ़ होता है जब आप डॉक्टर के द्वारा कराते हो, और ये एबॉर्शन आपको लास्ट पीरियड जब आए थे तो उसको लेकर आप 60 डेज़ तक ये मेडिकल एबॉर्शन करवा सकते हो। उससे ज़्यादा फिर आपको बाद में सर्जरी एबॉर्शन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो अब प्रोसेस होता है वो होता है जब आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से ज़्यादा हो गई है, तो इस कंडीशन में आपको DNC जो होता है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ये काफ़ी आजकल ज़्यादा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सर्जरी होती है आपकी नॉर्मल सी। सर्जरी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें आपको
जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया भी कहते हैं इसे और जीए भी कहते हैं। तो ये एनेस्थीसिया आपको लगने के बाद आपकी जो सर्जरी है, यानी कि आपके जो एबॉर्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपको कुछ दर्द महसूस नहीं होता है और ना ही कुछ आपको समझ में आता है। तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे इस प्रोसेस में आपको लग सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन एबॉर्शन के बाद भी थोड़ी सी ख़राब है, वीकनेस है, बहुत ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। इससे ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डायलेशन एंड क्यूरेटाज होता है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क तो नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा परफेक्शन के साथ किया जाता है एबॉर्शन। और डॉक्टर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट की केयर करते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो। विदाउट एनेस्थीसिया भी करवाया जाता है ये प्रोसेस, लेकिन ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है और काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल में इसकी भी सर्विस अवेलेबल नहीं होती कि वो एनेस्थीसिया आपको दे सके। तो इसलिए आपको डॉक्टर अच्छे से अच्छे चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। अब ना कि आपको पैसे के बारे में इस वक्त ज़्यादा सोचना चाहिए, क्यों। तो ये हो गया सर्जिकल एबॉर्शन। तो ये सर्जिकल एबॉर्शन आपके 2 महीने से ऊपर की अगर प्रेगनेंसी है तो इस कंडीशन में आपका ये एबॉर्शन करवाया जा। अगर ज़्यादा सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड तक अगर आपकी प्रेगनेंसी जा चुकी है तो इसमें इस एबॉर्शन में, सर्जिकल एबॉर्शन में ही जिस तरीके से डायलेशन एंड क्यूरेटाज किया जाता है, उसी तरीके से आपका डायलेशन एंड इवैक्यूएट भी किया जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क बस इतना होता है कि ये जो सर्जिकल एबॉर्शन है, इसमें आपकी प्रेगनेंसी कौन से स्टेज पे है, ट्राइमेस्टर या फिर मंथ कौन सा चल रहा है आपका। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर के ख़त्म होने से नज़दीक है तो इसमें सक्शन पंप वगैरह यूज़ किया जाता है। ज़्यादा कुछ फ़र्क इसमें नहीं होता। हाँ, रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जितनी आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। काफ़ी कुछ बातें हैं, उनको ऐसा ध्यान में लेते हुए गवर्नमेंट ने अब उसको 20 वीक्स तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 20 वीक्स के बीच में ही आप एबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी कंडीशन होती है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ही आप करवा सकते हैं। ये तो आप बिल्कुल भी, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो इसलिए डॉक्टर्स बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे एबॉर्शन समझ में आ गए। मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में अगर आपको वो सभी बताते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि आपको सिंपल सी लैंग्वेज में एबॉर्शन के टाइप्स समझा दूँ। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि एबॉर्शन के बाद केयर कैसी करनी है, कितने दिनों तक करनी है, क्या क्या डाइट में अपने शामिल करना है और मेडिसिन किस तरीके से आपको लेना है। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।